आज हम ऑसिलेशन एंड वेव का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। सबसे पहले राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया था डिस्प्लेसमेंट। क्या टॉपिक कर लिया था? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर स्टार्टिंग में कोई फेज डिफरेंस हो तो ये फर्स्ट लेक्चर में हमने कर लिया था ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। और डिपेंड करता है स्टार्टिंग में क्या वो ओरिजिन पे बॉडी जो है वो ओरिजिन से चल रही है या किसी और पोजीशन से चल रही है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बाद अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते थे हमारे पास आता था वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक तो फॉर्मूला आ गया था ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। बोलो v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ओमेगा टी। इसी का एक और फॉर्मूला आ गया था बच्चों ओमेगा अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब बच्चों इसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया था, ये आ गया था माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई। यहां तक अगर आपको आता हो तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। राइट द हेडिंग टाइम पीरियड ऑफ SHM। वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वेयर वाई। ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ऑलवेज जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ रहेगा। मान लो आप बॉडी को लेके जा रहे हो ऊपर, लेकिन एक्सेलरेशन रहेगा बैक वाली तरफ रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो इसीलिए नेगेटिव साइन है। इसको आप अपने यूज के अकॉर्डिंग जब चाहो हटा भी सकते हो और जब चाहो ले भी सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो यहां से हमारे पास बताओ अगर इस साइन को हटा दें तो बोलो ए कितना आ जाएगा? ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर वाई। अगेन ए यहां से हमारे पास ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा ए बाय वाई और ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट ए बाय वाई। बोलो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट ए बाय वाई। ए यहां पर एक्सेलरेशन है, वाई डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। बच्चों अपने को एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, ये होता है एंगल अपॉन टाइम। जो अपने को पता है थीटा अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा। अगर एंगल आप 2 पाई लिखते हो ना तो टाइम पीरियड हम कैपिटल टी लिखते हैं, क्योंकि एक पूरे चक्कर का एक साइकिल का टाइम एंगल कितना कवर होता है? 2 पाई। तो पूरे साइकिल का टाइम पीरियड भी अपने को क्या लिखना पड़ता है? टी। तो ओमेगा को हम यहां पर 2 पाई बाई टी बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो बोलो क्या आ जाएगा? 2 पाई बाई टी और एनर्जी से बोलो बच्चों इज इक्वल टू अंडर द रूट ए बाय वाई। यहां से जब तुम 2 पाई को डिवाइड में ले जाओगे तो 1 बाई टी कितना आ जाएगा? 1 बाई टी आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट ए बाय वाई। क्या आ जाएगा? 1 बाई टी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ए बाय वाई। माय डियर स्टूडेंट्स यही होती है फ्रीक्वेंसी। अगर कोई आपसे पूछ लेना फ्रीक्वेंसी निकालो तो तुम डायरेक्ट यही लिख देना कि जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आ गया ये। अगर कोई टाइम पीरियड पूछ ले तो इनका रेसिप्रोकल ले लो इसको इक्वेशन का, तो आ जाएगा 2 पाई अंडर द रूट वाई बाय ए। तो बोलो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट वाई बाय ए। ये हमारा टाइम पीरियड ओवर हो चुका। अब हम करते हैं इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन। चलो बच्चों अब तक जो आपने समझा है एक बारी सब वो मुझे एक बारी सारे रिवाइज करा दो। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो y इज इक्वल टू कितना होता है? ए साइन ओमेगा टी। सभी को बोलना है, बोलो y इसमें y क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट। ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को और क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी और टी होता है टाइम। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमें पता हो
कि कोई बॉडी है वो जो ऑसिलेट कर रही है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, किसी टाइम पे हम डिस्प्लेसमेंट बता देंगे। इसके बाद हमने वेलोसिटी समझा था, v इज इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, a ओमेगा अंडर द रूट a ओमेगा कोस ओमेगा t, या फिर v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। नेगेटिव साइन क्या शो करती थी कि ऑलवेज जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ रहेगा। बॉडी भले ही देखो ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन उसको जो एक्सेलरेशन है वो कहां की तरफ रहेगा, मीन पोजीशन की तरफ। फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा वापस खींचेंगे। जैसे मान लो ये बाउल है, इस बाउल के अंदर आपने एक एग डाल दिया, कोई कंचा डाल दिया, अब ये इसकी मीन पोजीशन थी जो मैंने लाइन से दिखा दी। अब ये जब यहां जाएगा ना, तब भी इसको वापस से फोर्स यहां लग रहा होगा, ऊपर जाएगा तब भी फोर्स कहां लग रहा होगा, वापस। तो एक्सेलरेशन हमेशा कहां की तरफ होता है, मीन पोजीशन की तरफ होता है, तभी ये नेगेटिव आया है। फिर हमने टाइम पीरियड देख लिया, टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर द रूट y बाय a। अब बच्चों किसी को कुछ समझ आया हो ना आया हो, अब से भी वो समझ आएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। राइट द हेडिंग काइनेटिक एनर्जी। चलिए बच्चों, अब हम पहले तो देखो करेंगे नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दोनों का सम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेंगे काइनेटिक एनर्जी। वैसे काइनेटिक एनर्जी आपने पहले भी पढ़ रखा है। काइनेटिक एनर्जी क्या डेफिनेशन होती है, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखो, इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, बोलो, ड्यू टू इट्स मोशन। बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, बोलो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। अभी अभी हमने वेलोसिटी फाइंड किया था, क्या आया था बच्चों, ओमेगा अंडर द रूट a स्क्वेयर माइनस। तो अब मुझे इस पूरे का क्या कर देना है, स्क्वेयर, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वेयर करना था, वेलोसिटी का स्क्वायर करते हैं। तो आप सबने यहां पे मुझे बताना है यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, फिर उसको याद भी रखना है। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों, बोलो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो ये स्क्वायर जब अंदर जाएगा, ओमेगा को तो स्क्वायर बना देगा और इसका रूट हट जाएगा, तो बोलो ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बच्चों हम इसके लिए कर रहे हैं स्पेशल केस। क्या कर रहे हैं, स्पेशल केस। एनर्जी डाउन मत करो, स्पेशल केस, ऐसे नहीं, पूरी एनर्जी से बोलो। फर्स्ट स्पेशल केस देख रहे हैं, फर्स्ट स्पेशल केस देख रहे हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी ये देख रहे हैं। ऊपर वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, जो मेन इक्वेशन है, इसमें देखो माइनस होने वाली चीज का नाम क्या है, y। जब y जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, घटने वाली चीज मैक्सिमम हो जाएगी, उस टाइम पे जब मैक्सिमम चीज को घटा देंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कब होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन y इज इक्वल टू a। और y a कब होता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन। और बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब हो जाएगी, मैक्सिमम जब ये y क्या हो, y क्या हो, जब ये 0 हो। क्योंकि ये y जो है ना, बस ये दो चीज हो सकता है, या तो a हो सकता है या 0 हो सकता है। जब y 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, मैक्सिमम, मैक्सिमम हो जाएगी व्हेन y इज इक्वल टू 0। तो y 0 होगा, तो आप ये याद रखेंगे। यहां तक समझ आ गया, गोट इट, वेरी गुड। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं, वो एनर्जी जो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू चेंज इन शेप और पोजीशन। लिखो, बोलो, एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन।
फ्रॉम द मीन पोजीशन, from the mean position. मीन पोजीशन से जितना हम दूर जाएंगे उसकी वजह से एक एनर्जी आती है। अब हम इसकी डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ये आप डेफिनेशन नोट कर लो, मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए हम मान लेते हैं कि कोई एक ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम था, एक ये बॉडी थी, मैंने इसको बहुत थोड़ा सा यहां पे डिस्प्लेस किया। मान लेते हैं कि मैंने इसको डिस्प्लेस किया डी थीटा बहुत स्मॉल एंगल से। अपने को यह पता है वर्क का क्या फार्मूला होता है बच्चों, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। डिस्प्लेसमेंट को वाई से लिख लो अब मैं, क्योंकि हर डिस्प्लेसमेंट को वाई से लिख रहे हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी वाई होता है। अगर मैं देखूं बच्चों डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, साथ में क्या आ जाएगा डी वाई। अब मैं इसको और फर्दर सोल्व करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, साथ में क्या आ जाएगा डी वाई। ये नेगेटिव साइन तो बस किसको शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो मीन पोजीशन की तरफ होगा, तो ये नेगेटिव साइन हम एलिमिनेट कर देते हैं यहां पे। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूं तो मैं एक लाइन लिख दूंगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो बच्चों डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा डब्ल्यू, कितना आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहां इंटीग्रेशन में देखो मास और ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। वैसे मास तो देखो हर बार कांस्टेंट रहता है, ओमेगा क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आइडियल कंडीशन पे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे बॉडी रुकेगी नहीं, वो परमानेंट एक स्पीड चलती रहेगी, तो हम कहेंगे जो इसमें ओमेगा है वो भी कांस्टेंट है। साथ में आ जाएगा वाई डी वाई। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर बाय 2, क्योंकि पावर देखो इसमें 1 है, वाई की पावर एक बढ़ानी है, उसी से डिवाइड करना है। तो हमारे पास, मैं यहां ऊपर साइड में कर देता हूं, तो वर्क कितना आ गया बच्चों, सबने मिलके बोलना है, बोलो W इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई बाय 2, ये बाय 2 मैंने साइड में लिख दिया। यही वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो एक लाइन लिख देंगे, दिस वर्क डन मस्ट बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन मस्ट बी स्टोर्ड सॉरी यहां वाई स्क्वायर भी आएगा, मस्ट बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हैंस बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका क्या फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, लास्ट में लाइन लिख रहा हूं उसके बाद ये लिख लेना, कितना आ जाएगा बोलो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों यहां तक गोट इट। अब मैं आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछूंगा, पोटेंशियल पूछूंगा, फिर दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी। तो चलो फटाफट से हम टोटल एनर्जी देख लेते हैं। तो अपने को सबसे पहले मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी बच्चों, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी माय डियर स्टूडेंट्स, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी देखो कितनी आ जाएगी। ऊपर वाली इक्वेशन को एक्सपेंड करके लिख दो पहले। टोटल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास है ही पड़ी, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी तो बच्चों कितनी है हमारे पास, हाफ माइनस प्लस सॉरी प्लस क्या करना है अपने को, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, अब मैं ये ब्रैकेट खोल रहा हूं, जो ऊपर जो ब्रैकेट ली थी वो खोल रहा हूं, तो कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप देखो ये पूरी जो नेगेटिव वाली जो है ना ये टर्म इस पॉजिटिव से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी जो है हमारे पास ले दे के वो क्या बन जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर देखो बच्चों एग्जाम में आ जाए ना तो हर चीज के आप स्पेशल केस भी लिख देना।
मैं वैसे आपसे जनरल बात पूछूं, काइनेटिक एनर्जी जो थी वो मैक्सिमम कब थी? जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम कब थी? जब y 0 था। जब y 0 था। और ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये मिनिमम कब थी बच्चों? जब y क्या था? a था। यहां तक समझ आ रही है? अब मैं कहूं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी यही बातें बता दो। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम कब थी? जब y कितना था? देखो ये चीज इसमें बस चेंज हो सकती है। y मैक्सिमम कब होता है? a पे। y की दो ही चीज, या a होगा या 0 होगा। तो y जब a होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। और मिनिमम कब हो जाएगी? जब y कितना हो जाएगा? 0। तो अब मैं पूछ रहा हूं टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, ये आपको बताना है। तो टोटल एनर्जी देखो y पे डिपेंड नहीं करती, तो टोटल एनर्जी क्या रहती है? ऑलवेज कांस्टेंट। वैसे भी अपने को पता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में, टोटल एनर्जी तो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। तो हमने ये टोटल एनर्जी के लिए फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड कर ली, ये आपको याद रखनी है। अब है ना मैं ग्राफ बनाता हूं बच्चों, देखो इस ग्राफ के अंदर मुझे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल ये दिखाना है। पहले मैं दोनों ग्राफ अलग अलग बना दूंगा, उसके बाद दोनों को कंबाइन करूंगा। आपको एग्जाम में तीनों ही बना के आने हैं। देखो बच्चों, अगर मैं कह दूं कि ये मैंने देखो 3 ग्राफ बना दिए, ये पहला बना रहा हूं, ये दिस इज अवर सेकंड ग्राफ एंड दिस वन लास्ट इज फोर्थ। अगर हम बात करें पहले फर्स्ट के लिए, फर्स्ट वाले के लिए आप ये देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। चलो हम काइनेटिक एनर्जी बताओ बच्चों, मैक्सिमम कब होती है? जब y 0 है, मतलब कि मीन पोजीशन पे। तो ये इस तरह से बन जाएगा ग्राफ, क्योंकि हमेशा ही मिनिमम कब होती है? एक्सट्रीम पे। जब मतलब कि जब y a होगा, एक्सट्रीम पोजीशन 2 बार आती है ना, बॉडी इधर भी जा सकती है और मीन पोजीशन से इधर भी आ सकती है। बस एक को a, दूसरे को -a भी कह सकते हो ना, तो a भी रख सकते हो, और बीच में क्या है? y = 0। अब ऐसी, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ बनाता हूं। पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब रहती है? जब y a हो, और मिनिमम कब होती है? 0। तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। जब हम बिल्कुल मीन पोजीशन पे खड़े हैं, ये मीन पोजीशन को दिखा रखा है, चलो, तो उस टाइम पे जो नीचे वाली लाइन है ये दिखा रही है एनर्जी 0 को। नीचे वाली लाइन किसको दिखा रही है? एनर्जी 0 को। और टॉप लाइन जो है येलो लाइन, ये दिखा रही है एनर्जी मैक्सिमम को। तो एनर्जी मैक्सिमम कब हो रही है? इसमें 2 बार हो रही है, ऊपर वाले को 2 बार टच कर रही है पोटेंशियल एनर्जी वाला ग्राफ। एक तो कब? जब एक्सट्रीम पोजीशन उस साइड थी, दूसरा कब? जब एक्सट्रीम पोजीशन इस साइड है। तो y = दोनों a के ऊपर, इधर भी और इस साइड भी y = -a के ऊपर, ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और मिनिमम कब होती है? जब y कितना है? 0, जब हम मीन पोजीशन पे है। इन दोनों ग्राफ को हम कंबाइन करके भी बना सकते हैं, वो जो मैं अब बना रहा हूं। ये देखो, ये वाली जो लाइन ले ली हमने, एक तो ये इस तरह से ले लेंगे और एक लाइन हम ऐसे कर्व एक यूं ले लेंगे, और ये दिखाता है ये वाला पॉइंट एनर्जी मैक्सिमम को, ये क्या दिखाता है? एनर्जी मिनिमम को। ये बीच वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं अपन? y = 0, मीन पोजीशन। और साइड वाली पोजीशन को इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। y = a। यहां भी क्या है? y = a कह लो या -a कह लो। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये व्हाइट वाली लाइन किसको शो कर रही है? काइनेटिक को या पोटेंशियल को? तो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी को। और ये जो येलो वाली लाइन ये किसको शो कर रही है? पोटेंशियल। तो एग्जाम में आप तीनों ही बना देंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल, एक इन दोनों का जो कंबाइंड आया। यहां तक समझ आ गया सबको? गोट इट? गोट इट? ओ या। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है बच्चों? देखो, एक इस तरह से रिजिड सपोर्ट होती है। रिजिड सपोर्ट उसको बोलते हैं जिसमें शेप चेंज ना हो सके। इसके साथ में एक ये मास लगा होता है, इस मास को बोलते हैं बॉब। इसकी कोई खास बात होती है, एक तो ये हैवी होता है। क्या होता है? हैवी। दूसरा ये पॉइंट मास होता है। ये कैसा मास होता है? पॉइंट मास होता है। और तीसरी इसकी खास बात होती है, हैवी होता है, पॉइंट मास होता है, और पॉइंट मास का मतलब बहुत छोटे से पॉइंट पे सारा मास होता है। ये जिस स्ट्रिंग से अटैच है ना बच्चों, ये स्ट्रिंग भी इनएक्सटेंसिबल होता है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जो खींचा ना जा सके। ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब ये धागा इधर उधर घूम सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। और तीसरी इस धागे की प्रॉपर्टी है, ये वेटलेस होता है।
इसका कोई भी वेट नहीं होता, ये क्या होता है, वेटलेस। जिस सपोर्ट से ये अटैच होता है उस सपोर्ट को बोलते हैं रिजिड सपोर्ट। वो सपोर्ट रिजिड होती है, वो चेंज नहीं होती। ऐसे नहीं कि मतलब केक की दीवार है, उस पर कुंडी लगा रखी है, आप हिलाओगे केक से टूट गई, नहीं, ऊपर मान रहे एकदम लंटर डला हुआ है, उसके साथ एक धागा ऐसा ले रखा है जो खिंचता भी नहीं है, घूम भी सकता है, उसका वेट भी नहीं है। जो मास लगा रखा है आपने वो बहुत छोटा सा मास है लेकिन बहुत हैवी है। तो सिंपल पेंडुलम की जो डेफिनेशन बनेगी वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, बोलो, इट इज द हैवी पॉइंट मास कनेक्टेड विद, एक मिनट रुको, इट इज द हैवी पॉइंट मास कोल्ड बोब, ऐसे बोलो, इट इज अ हैवी पॉइंट मास कोल्ड बोब, हैवी पॉइंट मास कोल्ड बोब connected with inextensible flexible weightless string. Another end of the string again, मैं बोलूंगा again, another end of the string is connected with rigid support. बच्चों ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद रिजिड सपोर्ट, ये हमने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख डाली है, कनेक्टेड विद रिजिड सपोर्ट। और साथ साथ इसके साथ 5 स्टार और डाल दो, ये एग्जाम के लिए 10-20 स्टार टॉपिक है, ये तो आएगा ही आएगा, टेस्ट में भी आएगा और साथ साथ एग्जाम में भी आएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अब इसकी हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन। आर यू रेडी? चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने इस तरह से ये एक सिंपल पेंडुलम ले लिया बच्चों। ये कौन सी सपोर्ट होती है बच्चों? रिजिड सपोर्ट। ये धागे की क्या खास बात होती है, ये कैसा होता है, इनएक्सटेंसिबल। इसको हमने थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दे दी, लेट ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने नाम लिख दिया डी थीटा। कितना नाम दे दिया? डी थीटा। बच्चों अब इसके देखो दो, ये जो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा बच्चों। अच्छा, वेट का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, एम इंटू जी, राइट? यहां तक समझ आ रही है? अगर मैं कह दूं ये थोड़ा सा मैंने आगे इसको आगे एक्सटेंड कर दिया इस लाइन को, अगर वो एंगल डी थीटा है तो ये इसका कोरस्पोंडिंग एंगल ये भी क्या हो जाएगा, डी थीटा। अब इस वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर और एक थीटा के साथ साथ। जो थीटा के साथ होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, एम जी कोस थीटा, और दूसरा क्या होता है, एम जी साइन थीटा। यहां तक समझ आ रही है? अब मैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से खास तौर से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये एम जी कोस थीटा ये डाउनवर्ड लग रहा है, कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड। तो इसके अपोजिट क्या आएगी, टेंशन। घूमने के लिए एक अंदर की तरफ फोर्स चाहिए, तो हम कहेंगे एम जी कोस थीटा जो है ना वो हमें क्या दे रहा है, टेंशन। और एम साइन थीटा ये हमें कहां लेके आना चाह रहा है, वापिस लेके आना चाह रहा है। क्या यहां तक समझ आ रही है? तो मैं आपसे एक बार पूछ लूं कि वापिस लेके आने वाला फोर्स कौन सा होगा, एम जी भी तरह का फोर्स है ना, वो फोर्स जिससे अर्थ अपनी और अटैक कर रही है, एम जी होगा, एम जी कोस थीटा होगा या एम जी साइन थीटा होगा, साइन थीटा। तो पहले तो हम एक लाइन लिख देंगे, जो एम जी कोस थीटा है, लिखो एम जी कोस थीटा will provide tension and mg cos sin theta will gives restoring force. Hence restoring force जो रिस्टोरिंग फोर्स है एफ, वो क्या आ जाएगा बच्चों, एम जी साइन थीटा। जिन बच्चों, ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है। अब इस इक्वेशन को बिल्कुल अपने से अटैच करके चलना है, इसको जाने नहीं देना, ये इक्वेशन स्लिप ना हो जाए बच्चों। अब मुझे जल्दी से बता दो, जब भी एंगल स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस एम जी थीटा। समझ आ रही है यहां तक? जो थोड़ा सा एक बारी चेंज कर दो, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थी ना उसको थीटा ले लो, कि हर जगह अपन थीटा थीटा ले लिया ना, डी थीटा नहीं लिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को थीटा कर दो बस, ये थीटा आ जाएगा।
अब बच्चों अगर मैं कहूं कि आपको एंगल की डेफिनेशन पता है, मान लो ये बॉडी इधर से इधर आ गई और थीटा एंगल कवर कर रही है, कितना एंगल कवर कर रही है? थीटा। तो थीटा की डेफिनेशन क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। समझ आ रही है बच्चों? अब मैं आपसे एक बात पूछूं, जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर वो ये कर्व वाली होती है या बिल्कुल सीधी होती है? मतलब मैं 2 पॉइंट दे दूं, एक तो ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट ए डैश है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए से बी होती है या ए डैश बी होती है? ए डैश बी। यहां तक समझ आ रही है? लेकिन क्या है बच्चों, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को लिखते किससे हैं? वाई से। किससे लिखते हैं? वाई से। लेकिन है ना, अगर एंगल स्मॉल है, थीटा एंगल स्मॉल है, उस केस में चाहे तुम सीधा चलो या घूम के चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं एंगल स्मॉल है, इसीलिए जो थीटा है वो बन जाएगा y बाय एल। फिर से बता रहा हूं ऐसा कैसे आया, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या है? ये वाली। ये कर्व कितनी है? मैं यहां अलग से लिखता हूं, चलो देखो। थीटा क्या होता है? कर्व, जो कि क्या है? ए बी डिवाइड बाय, अब इस तरह से ये तो पूरा सर्कल बन रहा है, देखो ये वाला पूरा सर्कल बन जाता। उसकी रेडियस क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि एल है, तो ए बी बाय एल कह दूं। अब मुझे पता है ए बी जो डिस्टेंस है ना, ए से लेके बी तक का, वही ए डैश बी है। इसका मतलब मैं इसको क्या मान लूं? अप्रोक्सीमेट ए डैश बी मान लूं। पहले तो अप्रोक्सीमेट मान रहे, क्योंकि एंगल स्मॉल है, और ए डैश बी क्या है? वाई, इसीलिए वाई बाय एल आ चुका है बच्चों। ये यहां तक समझ आ रही है कि नहीं आ रही? गोट इट? ये जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स का क्या फार्मूला हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम जी वाई बाय एल। एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब यहां करते हैं, मुझे बताओ ये जो ए है, ए क्या होता है? माइनस ओमेगा स्केयर, एक माइनस साथ में चलता भी आ रहा था, माइनस ओमेगा स्केयर वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस जी वाई बाय एल। ये देखो y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ओमेगा कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास? ओमेगा आ जाएगा अंडर द रूट जी बाय एल। अगर मैं इसको और सोल्व करूं तो मैं एक बार ऊपर स्पेस बना लेता हूं। चलो बच्चों ये बताओ, ओमेगा को क्या बोलते हैं? 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू क्या आ गया? अंडर द रूट जी बाय एल। अगर मैं कहूं यहां से 1 बाय टी कितना आ जाएगा? तो 2 पाई वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, आ जाएगा 1 बाय 2 पाई अंडर द रूट जी बाय एल। और अगर मैं कहूं खाली टी कितना आ जाएगा? तो रेसिप्रोकल ले लो, 2 पाई अंडर द रूट एल बाय जी। तो ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है। एक बार मेरे साथ साथ आप बोलो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाय जी। अगेन टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल बाय जी। यहां तक समझ आ गया अपने को? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो तो नोट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज independent of mass and displacement। जो टाइम पीरियड है वो मास और डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। समझ आ रही है यहां तक? इसका एक स्पेशल, इसकी है लिमिटेशन ऑफ स्पेशल केस। राइट द हेडिंग लिमिटेशंस। क्या टॉपिक कर रहे हैं बच्चों हम? तो फर्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि हैवी पॉइंट मास मिलना नो पॉसिबल नहीं है। नॉट पॉसिबल टू फाइंड, एक तो हैवी हो और वो पॉइंट हो, एक पॉइंट सारा पॉइंट मास। सेकंड है ऐसा स्ट्रिंग मिलना इंपॉसिबल है जो फ्लेक्सिबल भी हो, खींचे ना। लेंथ में चेंज तो आएगा, चाहे कोई भी चीज की स्प्रिंग हो,
अगर मान लो आप 100 किलो वजन लोहे की तार का भी लगा दोगे ना हैवी पॉइंट में, तो वो भी खींच जाएगी। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड इनएक्सटेंसिबल weightless string। लास्ट है दिस एक्सप्रेशन इज फॉर स्मॉल एंगल। ये जो एक्सप्रेशन हमने करी है वो स्मॉल एंगल के लिए करी है। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर स्मॉल एंगल। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इससे रिलेटेड, वो है सेकंड पेंडुलम, वो भी आज ही कंप्लीट करेंगे। लिख लो सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम वो होता है जो अपना एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा करे। सेकंड पेंडुलम इज दैट पेंडुलम हुज टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर का टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। बच्चों टी का फार्मूला क्या होता है वैसे? 2 पाई अंडर द रूट L बाय जी। अगर आप टाइम को यहां पे 2 सेकेंड पुट कर दोगे, पुट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और जी की वैल्यू को 9.8 पुट कर दोगे, तो आप देखना उससे जो लेंथ है ना L आ जाएगी 99.76 सेंटीमीटर, जो कि अप्रोक्सीमेट क्या होगी 1 मीटर। मतलब कि अर्थ के ऊपर कोई भी कहीं भी आप खड़े हो 1 मीटर बड़ा धागा ले लो। समझ आ रही है? समझ के चलो। अब ये टॉपिक मैं समझा रहा हूं। मान लो इसको मैं धागे से बांध दूं, वो धागा 1 मीटर है, इसको मैं कहीं लगा के छोड़ू, चाहे यहां से छोड़ू, चाहे देखो इसको ऐसे पकड़ लिया, चाहे मैं इसको थोड़ी ही दूर धागे से अटैच है यूं मान के चलो, अगर मैं इसको एक तो यहीं से छोड़ दूं तो भी अपना एक चक्कर पूरा करने में टाइम उतना ही लेगा। कितना? 2 सेकेंड। इसकी लेंथ अगर 1 मीटर है, इसको दूर लगा के छोड़ूंगा तब भी अपना पूरा एक चक्कर करके वहां तक आएगा, तब भी कितना समय लेगा? 2 सेकेंड। क्योंकि लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, और किसी पे डिपेंड करता नहीं। अब इसकी जगह मैं 500 किलो मास ले लूं, 600 किलो ले लूं, 1000 किलो ले लूं, मास पे भी डिपेंड नहीं करता। धागे से बांध दिया, अगर 2 मीटर धागे की, सॉरी 1 मीटर धागे की लेंथ है तो एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लगेंगे? 2 सेकंड। क्या समझ आ रहा है यहां तक? क्या ये टाइम पीरियड हर जगह सेम रहेगा या मून पे अलग हो जाएगा? मून पे अलग, क्योंकि जी पे डिपेंड करता है, मून पे जी अलग है। क्या समझ आ रही है यहां तक? ये जो टाइम पीरियड, ये जो सिंपल पेंडुलम था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और इसकी जो मेन जो डेरिवेशन है, जो सारा पॉइंट है, वो मैं आपको करा चुका हूं, जो सारा मेन पार्ट है इसके। अब इसके बाद तो इस पे न्यूमेरिकल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं। मैं आपको एक आधा नमूना देकर बताता हूं। जब लिफ्ट ऊपर जा रही तो आप जी लोगे या जी प्लस ए लेते होते हो? तुम नीचे आ रहे जी या जी माइनस ए? बट इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके आते नहीं है, वो हायर मतलब एग्जाम्स में आएंगे, थोड़ा सा अच्छे लेवल के एग्जाम्स में आएंगे। बेसिक एग्जाम्स में ये चीजें आएंगी नहीं। तो अभी इतना कर लेते हैं, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी बता देना, ठीक है?